हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, मैंने 3 चीज़ें आज डिस्कस करनी है आपके साथ चाइना की इकॉनमी के बारे में, और तीनों चीज़ें बारी बारी में समझाऊंगा। पहली चीज़ है कि आपने रिसेंटली सुना होगा कि जो चाइना की करेंसी है वो 7-8% नीचे गिर गई है पिछले 1-2 महीने में। तो उसके बारे में मैं बात करूँगा कि क्या हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और दूसरा है जो इनकी हाउसिंग मार्केट है वो कम्प्लीटली क्रैश कर गई। ये आपने न्यूज़ सुनी होगी, मैं उसके ऊपर डिटेल में बात करूँगा। और थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ अपनी पिछली वीडियो में, जो मैंने रियल एस्टेट के ऊपर वीडियो बनाया था कि रियल एस्टेट यहाँ पे क्रैश नहीं करेगा। और अब मैं 2-3 हफ्ते के बाद बोल रहा हूँ कि मार्केट क्रैश हो गई है। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और जो तीसरा है वो है, भी यहाँ पर आपने कई बार वीडियोस देखा होगा यूट्यूब के ऊपर और न्यूज़ के अंदर भी, कि इसको जो बिल्डिंग्स हैं वो गिरती जा रही हैं। इनकी हाउसिंग भी और दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट ने किए हैं वो गिर रहे हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड बोलते हैं तोफू दंक। जैसे तोफू होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है, उस तरह की बिल्डिंग्स बनती हैं, हाथ लगाओ तो टूट जाती हैं। तो उसकी सच्चाई क्या है और क्या रीज़न है कि ये तोफू दंक बिल्डिंग्स गिर रही हैं यहाँ पर, तो मैं तीनों बताऊँगा। शुरू करते हैं, तो एंड तक बने रहना। तो पहला है कि जो इनकी करेंसी है, ये न्यूज़ आई कि, और रूटर्स और जो बड़े बड़े फर्म्स हैं इंटरनेशनल, वो इसे रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि इनकी करेंसी 7% से लेकर 10% नीचे गिर गई पिछले कुछ 2-3 महीनों में। उसका रीज़न क्या है? रीज़न है पहला कि यहाँ पर जो लोकल मार्केट है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ अभी, कि जो लोकल मार्केट है उसके अंदर कस्टमर ही नहीं है। मैं बड़े बड़े मॉल्स के अंदर गया, मैं जाता हूँ यहाँ पर, खाली पड़े हुए हैं। और कई तो मॉल्स का ये हाल है कि पूरा का पूरा मॉल खाली है। सिर्फ एक शॉप जो खाने पीने की दुकानें हैं वो कहीं ना कहीं चल रही हैं, अदरवाइज़ पूरा मॉल खाली है, एक भी कस्टमर नहीं है। और मैं चल रहा हूँ वहाँ पर पूरा प्राइम टाइम पर, जबकि यहाँ पर खड़े होने की जगह इन मॉल्स में नहीं होती थी। दुकानें वाले वेट कर रहे हैं कि कस्टमर अंदर आए, कोई है ही नहीं। तो इधर डोमेस्टिक जो डिमांड है कोविड के बाद, वो आप समझ लीजिए बहुत कम हो गई है पहले के मुकाबले में। 2020 में कोविड आया, उससे पहले जो डिमांड थी उससे भी कम डिमांड अभी 2023 में है। तो लोग स्पेंड ही नहीं करना चाहते, दे आर ट्राइंग टू सेव। दैट शोज़ कि लोगों का जो फ्यूचर के लिए, जो उनके माइंड में है कि फ्यूचर ब्लीक है, पॉजिटिव नहीं है, इसलिए लोग स्पेंड नहीं करते। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि इकॉनमी चल नहीं पा रही इनकी। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा है कि इनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो रहे हैं। और बड़ी हज़ारानी की बात है कि जैसे चाइना में सभी बोलते हैं कि यहाँ पे नंबर सही नहीं होते, गलत नंबर्स देते हैं, ये हाइड करते हैं। तो पहली बार ये आया है कि पिछले महीने इनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 7.5% कम हुई हैं। इसका मतलब है कि डोमेस्टिक भी डिमांड नहीं है और एक्सपोर्ट में भी इनको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, जिसके कारण प्रेशर था करेंसी के ऊपर। थोड़ा सा जो यूएस ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ किया फेड का, उसके कारण फ़र्क पड़ा, लेकिन अब तो वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो फंडामेंटली इनका इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स हैं जिसके कारण इनकी करेंसी पे प्रेशर था और करेंसी गिर गई। और 7% डिक्रीज़ करना करेंसी का चाइना जैसी इतनी बड़ी कंट्री के लिए मायने रखता है। तो दैट शोज़ कि अब ये ट्रेंड जो है, इनकी करेंसी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। इन्फ्लेशन ऑलरेडी यहाँ पर बहुत है। रिपोर्ट ये करते हैं कि 2 या 3% है, लेकिन मैं देखता हूँ कि मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं होती। तो हालत ऐसी है, बट अदरवाइज़ महंगाई बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 100% चीज़ों के रेट यहाँ बढ़ चुके हैं। तो दैट मीन्स कि अब 3 तरह से मार पड़ रही है। इन्फ्लेशन बढ़ गया, करेंसी की वैल्यू डाउन आ रही है बिकॉज इंटरनल ऑर्डर्स भी नहीं है और एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी नहीं हैं। और ये एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स और कम होते जाएंगे। क्यों? एक तो क्यों इनके पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, जो यूएसए से या यूरोप से पहले होती थी वो सारी अब इंडिया आएगी। तो दैट मीन्स कि जो सारा ऑर्डर्स है वो इंडिया को ट्रांसफ़र होंगे। अब देखिए, जैसे एप्पल है, सैमसंग है, हमने 2 चीज़ों के नाम सुने हैं कि इनके सबके ऑर्डर्स अब इंडिया को मिलने शुरू हो गए। अब जो इनकी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, एमआई है, शाओमी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज़ हैं, उन्होंने भी इंडिया में अपना बेस बना लिया कि वहीं से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और एक्सपोर्ट भी वहीं से शुरू हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मेड इन चाइना जो है ना, उसका नाम ख़राब हो रहा है। लोग नहीं खरीदना चाहते कोविड के बाद। मेड इन इंडिया होगा, मेड इन वियतनाम होगा, बेशक कि वो चाइनीज़ कंपनी ने बनाया, लेकिन फिर भी उसको लोग लेना पसंद करते हैं। तो ये चक्कर है जिसके कारण इनकी करेंसी के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है और वो डी वैल्यू हो रही है।
अब उसका फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि जो एक्सपोर्टर है उसको अब ज़्यादा दाम मिलेगा जब वो एक्सपोर्ट करेगा। अब उसकी जो वैल्यू है उसको 10% फालतू मिलेगी। तो इनके एक्सपोर्ट्स को पुश करने के लिए भी करेंसी जो है थोड़ी सी डीवैल्यू की जा रही है। बट उसका नुकसान ये है कि जो इम्पोर्टर है उसका रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा। दूसरा है कि जो इनकी बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज़ हैं उन्होंने इतने लोन उठाए हुए हैं इंटरनेशनल मार्केट से। अब क्या होगा कि उनको जब वापस करना पैसा, वो डॉलर जो है उनको ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो उस चक्कर में इनको और तंगी आएगी रियल एस्टेट वालों को। वो पहले बेचारे से तंग हैं, अब और तंग हो जाएंगे। तो एक तरह से एक ऐसा मैस हुआ पड़ा है कंट्री के अंदर, जिससे निकलने के लिए बहुत पॉलिसी चेंजेस गवर्नमेंट लेकर भी आ रही है और लेके भी आ रही है। ऑलरेडी बना दी है इन्होंने। तो उसका रिजल्ट 6 महीने साल में दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में हालत डगमगाई हुई है। दूसरा जो न्यूज़ आई अभी, जो कि हैरान करने वाली है, कि इनकी जो रियल एस्टेट मार्केट है वो बैठ गई है। और मार्केट का ये बुरा हाल है कि अब 2000-3000 डॉलर में, जिसको हम इंडियन रुपीज़ में बोलते हैं, 1-1.5 लाख रुपए में आप एक घर खरीद सकते हो, फ्लैट खरीद सकते हो। बड़े अच्छे साइज़ का 3 बेडरूम का जो साइज़ का हाउस है। इतनी ज़्यादा कम प्राइसेस, इसकी न्यूज़ आपने सुनी होगी कि इतने कम प्राइसेस हो गए इनके। अब इसकी सच्चाई क्या है? ये बिल्कुल सच्ची न्यूज़ है कि इनके जो प्राइसेस हैं वो 1-1.5 लाख रुपए का घर यहाँ मिल जाता है। तो अगर आपको किसी को घर खरीदना है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से आप यहाँ पे आके खरीद सकते हैं, क्योंकि बायर नहीं है मार्केट में। अब ये इसके पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए, एक आदमी है, उसने 12 से लेके 15 घर खरीद लिए इंडियन रुपीज़ में। 20 से लेके 25 लाख रुपए के अंदर 15 घर, और उसने इन्वेस्टमेंट के लिए रख लिए। अब ये प्राइसेस कम कैसे हुई? यहाँ पर क्या हुआ है कि जो लोग हैं वो गाँव से निकल के, जो छोटी-छोटी सिटीज़ में रहते थे, वो वहाँ से निकल के शहरों में चले गए। शहरों में रहने शुरू हो गए और उनका अब कोई मन नहीं है कि वो वापस छोटे सिटी में जाएँ या गाँव में जाएँ। अब वो अपने जो पुराने घर हैं, जिसको हम पुश्तैनी घर बोलते हैं, उसको बेचने की कोशिश करते हैं। तो खरीदने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अगर वो निकले तो बाकी भी निकल गए। तो ऐसे कई सिटीज़ हैं जिसके अंदर अब कोई रहता ही नहीं है, ना ही कोई रहना चाहता है। तो वहाँ पर वो मकान बेचने की कोशिश भी करते हैं तो बिकता नहीं है। लेकिन उसकी मेंटेनेंस पड़ रही है, मिनिमम चार्जेस पड़ेंगे, बिजली के खर्चे हैं, सारे खर्चे पड़ते हैं। उससे बचने के लिए लोग कहते हैं जितना मिलता है मिलाओ, इसको बेचो। तो अब कई लोग हैं जो खरीद रहे हैं। अब खरीद कौन रहा है? अब मज़े की बात ये है कि क्योंकि यहाँ पर कंपनीज़ बंद हो रही हैं, तो ये यंगस्टर्स भी हैं, वो कहते हैं यार रहने की जगह नहीं है, इनकम है नहीं, किराया देने के पैसे नहीं हैं। अब ये मकान मिल रहा है एक सस्ते में, इसको खरीद लो। तो यहाँ पर एक टर्म है लाइंग फ्लैट भी। जैसे रिटायरमेंट में लोग होता है ना, लेटे रहते हैं, वैसे यंगस्टर्स ने शुरू कर दिया कि लाइव फ्लैट, जो हिलोजत करने की ज़रूरत नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं अभी। 20% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ हो गई है यंगस्टर्स की। तो अब उनके मरता क्या ना करता, उन्होंने वो वाले जो सस्ते सस्ते मकान गांव में जाकर डीप, जहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ नहीं है, वो जाके लेना शुरू कर दिया और वहाँ रहना शुरू कर दिया। मैंने अभी ख़रीदा नहीं है, मैं देखने जाऊँगा कि कहाँ मिल रहा है। बिकॉज़ क्या हो रहा है कि इट्स नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट, इट्स जस्ट फॉर रिटायरमेंट। गाँव के लोग देखो, जो गाँव के लोग हैं उन्हें शहर की ज़िंदगी अच्छी लगती है, और जो शहर के लोग हैं उनको लगता है कि मैं रिटायरमेंट के बाद गाँव में जाके रहूँ, ताकि मैं अपनी खेती करूँगा, आराम से रहूँगा। तो ये सर्कल चलता है और यहाँ पर ये काम शुरू हो गया है। और देखिए, जो शहर हैं, बड़े-बड़े शहर हैं, वहाँ की प्राइसेस इतनी कम नहीं हुई। सिर्फ़ गाँव की जो प्राइसेस हैं वो कम हुई हैं, और बिल्कुल थ्रो-अवे प्राइसेस पे वो घर मिल रहे हैं। जो शहर की प्राइसेस हैं वो ज़्यादातर स्टेबल हैं। कई ऐसे शहर हैं जिसको हम टियर 2, टियर 3 सिटीज़ बोलते हैं, उनके प्राइसेस 20 से लेके 30% कम हो गई हैं पहले से, क्योंकि पहले अनाप-शनाप रेट था। अभी ये जो जिसको बोलते हैं ना, मार्केट में करेक्शन है, वो आनी शुरू हो गई, तो प्राइसेस कम हुई हैं। लेकिन गाँव के अंदर और छोटी सिटीज़ के अंदर बिल्कुल क्रैश है। तो ये न्यूज़ जो है कि यहाँ पर पूरी मार्केट क्रैश हो गई है, उसको बोलते हैं ना, आधा सच और आधा फसाना, बाकी फसाना, वो वाला हाल है। आधा सच ये है कि प्राइसेस क्रैश हुई हैं छोटे-छोटे गाँव में, जहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता। तो बाकी सिटीज़ में बुरा हाल नहीं है, इतनी मार्केट क्रैश नहीं हुई, और ये क्रैश होने भी नहीं देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो पुरानी एरियाज़ हैं उनको तोड़ते जा रहे हैं और वहाँ पर नई बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं। तो इसलिए मार्केट क्रैश नहीं होगी। हाँ, किसी को खरीदना है, आप आ जाना, मैं आपको ले भी जाऊँगा। वो छोटी सिटीज़ में आप मकान खरीद सकते हो। 1-1.5 लाख में आपको अच्छी तरह से 3 बेडरूम का घर मिल जाएगा, फ्लैट मिल जाएगा। अब तीसरी न्यूज़,
क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब ये जो प्रॉपर्टी मार्केट है उनकी हालत ख़राब है, क्योंकि बायर्स नहीं हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, प्रोजेक्ट्स भी पूरे करने हैं। तो यहाँ पर एक ना, आपने कई वीडियोस देखा होगा कि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत घटिया तरीके की बन रही हैं, वो गिरती जा रही हैं। अब हाथ लगाएंगे तो सीमेंट निकल जाता है उसमें से, सरिये निकल रहे हैं बाहर, और कभी भी बिल्डिंग्स गिर सकती हैं। अब इसकी सच्चाई क्या है? देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं तोफू दंग। यहाँ पर ये तोफू की तरह बिल्डिंग्स हिल रही हैं। जैसे तोफू होता है वो हल्का सा हिलता है, जैसे जेली होती है ना, जेली हम देखते हैं हम लोग, पुडिंग होती है वो हल्की सी हिलती है, केक की जैसे केक भी होता है। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं वो ऐसे हिलती हैं। अब इसकी सच्चाई ये है कि यस, कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो तोफू दंग की तरह बनी हुई हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के पास पैसे नहीं थे या वो लालची हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या इंडिया में ऐसी बिल्डिंग्स नहीं बनती? क्या हमारे पास इंडिया में ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं हैं? अगर आपको नहीं याद पड़ता तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। रिसेंटली बिहार में एक पुल आपका गिर गया था, जो नदी के ऊपर बन रहा था, और जो मेरी खबर है उसके हिसाब से दूसरी बार गिरा है। क्या उसको आप तोफू दंग पुल नहीं बोलेंगे? दैट मीन्स कि ये तोफू दंग की जो बिल्डिंग्स हैं वो हर कंट्री में बनती हैं। क्या आप में से किसी ने कोई ऐसा बिल्डिंग या रियल एस्टेट वाला नहीं देखा इंडिया में जिसने बहुत घटिया घर बना के दिए हों? मुझे याद पड़ता है कि हम लोगों ने, मेरे पेरेंट्स ने ग्रेटर नोएडा में एक फ्लैट ख़रीदा था। वो इतनी घटिया क्वालिटी का था कि उसको लाइसेंस ही नहीं मिला, उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया था बिकॉज ऑफ घटियापन। दैट मीन्स इंडिया में भी ऐसे तोफू दंग होते हैं। क्या सारी बिल्डिंग तोफू दंग बनती हैं, घटिया बनती हैं? तो मेरा आंसर है नहीं। भी अगर आपके वहाँ पर 1 लाख, हमारे हिंदुस्तान में अगर 1 लाख बिल्डिंग्स बनती हैं, उसमें से 10-15 खराब होंगी, लेकिन बाकी की सही होती हैं। चाइना के अंदर भी यही हाल है। यहाँ पर लाखों की तादाद में बिल्डिंग्स बन रही हैं, लेकिन उसमें से आपको 10, 20, 50 खराब मिलेंगी। लेकिन जब न्यूज़ आती है वो हमेशा वो 50 की ही आती है, क्योंकि नेगेटिविटी सेल करती है, बेचना आसान रहता है। अगर कोई डेवलपमेंट की बात करेगा कि देखिए कितनी अच्छी बिल्डिंग्स बन रही हैं, कोई उसको देखेगा नहीं, इट्स वेरी नॉर्मल। बट नेगेटिविटी सेल होती है, इसलिए उसको प्रमोट किया जाता है। और सेकेंडली, जो एडवर्सरी कंट्रीज़ हैं, दूसरी कंट्रीज़ हैं, उन्हें हमेशा दूसरे कंट्री, जैसे इंडिया है, इंडिया में हमेशा नेगेटिव न्यूज़ चाइना के बारे में दिखाई जाएगी, क्योंकि हमें लगता है दुश्मन कंट्री है, इसको नीचे दिखाओ, है ना। जब जैसे कोविड में जब हमारे वहाँ पे हालत ख़राब थी, हमारे वहाँ पे लाशें बिछ रही थी लोगों की, तो यहाँ पर बहुत हंस रहे थे ये कि देखिए इंडिया में क्या बुरा हाल है और हमारा देखिए कितना अच्छा हाल है। और इनकी सारी हंसी की हंसी इनके मुंह में रह गई। अब जब इनकी हालत देखते हैं तब हिंदुस्तान में लोग हंसते हैं इनके ऊपर। तो वही चीज़ है। तो जो तोफू दंग इनकी जो बिल्डिंग्स हैं, उसकी सच्चाई ये है कि यस, यहाँ पर तोफू दंग के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, पुल भी यहाँ गिरते हैं, बिल्डिंग्स भी गिरती हैं, लेकिन लाखों में से 10, 20, 50 वो इंडिया में भी वही हाल है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बुरा हाल है, सब जगह पर ये सेम हाल है। तो ये भी वही है कि आधा सच और आधा फसाना वाला हाल है। तो मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी कि जिनकी जो करेंसी है वो गिर रही है, इकॉनमी गिर रही है, एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, और इनकी प्रॉपर्टी मार्केट जो है गाँव के साइड पे, जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता, वो गिर रही है। तो हर चीज़ गिरने में फिर भी एक लाइट है यहाँ पर। लाइट ये है कि इन्होंने जो पॉलिसीज़ अभी अब बनानी शुरू कर दी और इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दी, उसका असर इनको 6 महीने, साल में दिखेगा। टाइम बताएगा कि क्या होगा। सो थैंक यू दोस्तों, मैंने ये क्विक वीडियो बनाना था आपके लिए, आपको रियलिटी देने के लिए। मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ। मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच्चाई है, क्या एजेंडाज हैं लोगों के, पर्दाफाश करता हूँ। और उसमें से कुछ सीखने के लिए भी है हमारे सब के लिए, कि अपनी आंखें खोलें। मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोल रहा हूँ, अपनी आंखें खोल कर रखें कि आपको कैसे एजेंडाज में फंसाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उससे बचिए। अब मैं अगली वीडियो में भी आपको कोई ऐसा ही एक चाइना के बारे में न्यूज़ दूंगा जो हैरान करने वाली है, और सच्चाई से कितनी दूर है आप हैरान रह जाएंगे देखकर। थैंक यू सो मच दोस्तों। और ये जो मैंने वीडियो बनाई है, ये कोई सोनू जी हैं, डॉक्टर सोनू हैं कोई अमेरिका में, उन्होंने बोला, मुझे पूछा था कि चाइना की करेंसी गिर रही है, इनके तोफू दंग के प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे क्वालिटी बहुत घटिया है, आप इसके ऊपर लाइट डालिए। तो मैं सोनू जी की रिक्वेस्ट पे मैंने वीडियो बनाया। सो थैंक यू फॉर गिविंग दिस रिक्वेस्ट। आपकी भी जितनी रिक्वेस्ट हैं वो सारी मैं एक एक करके कवर कर रहा हूँ। एंड कीप सपोर्टिंग, कीप सेंडिंग योर रिक्वेस्ट, एंड आई विल कीप ऑन मेकिंग वीडियोज़। थैंक यू। जय हिंद।